हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद राज्य भर में लगातार छापेमारी जारी है। जिला प्रशासन की विशेष टीम के साथ साइबर पुलिस और CID भी जांच में जुट गई है। गढ़वा, कोडरमा, गिरिडीह और जमशेदपुर में लगातार कार्रवाई हो रही है। गढ़वा में 3 नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि कोडरमा में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों छात्र उत्क्रमित उच्च विद्यालय सौह और उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओबरा में पढ़ते हैं। पुलिस पूछताछ में तीनों नाबालिगों ने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़े होने की बात कही, जो उडुपी, कर्नाटक से संचालित होता है। छात्रों ने बताया कि उनके भाई और बहन ने व्हाट्सएप ग्रुप पर विज्ञान का प्रश्न पत्र भेजा था। इस मामले में भवनाथपुर पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर संचालक शाहिद अंसारी और 7 छात्रों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं जमशेदपुर में भी एक विद्यार्थी को पुर्जा नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया। कोडरमा, गढ़वा और गिरिडीह में पेपर लीक की विस्तृत जांच चल रही है। जैक अध्यक्ष ने इन जिलों के DC को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक तो नहीं हुए हैं। अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो आगे की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा। गुमला जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कामडरा प्रखंड के कुलुबुरु गांव में एक बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मधुसूदन सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव में पिछले 3 से 4 दिनों से बिजली नहीं थी। मधुसूदन इसे ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। इसी दौरान 11,000 वोल्ट की तार से करंट का झटका लगा। स्थानीय लोगों ने बिजली काटकर उसे नीचे उतारा और बसिया उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधुसूदन अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। बोकारो DC विजया जाधव के निर्देशानुसार जिला खनन पदाधिकारी बोकारो रविकुमार सिंह के मार्गदर्शन में खनन विभाग की टीम ने बालीडीह थानांतर्गत सिजुआ पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसमें स्थल पर अवैध रूप से मिट्टी खनन करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उक्त स्थल की प्रशाखीय मापी कराई गई, जिसमें अवैध रूप से लगभग 1,77,450 घन फीट साधारण मिट्टी खनन किया हुआ पाया गया। इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध बालीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौके पर खान निरीक्षक सीताराम टुडू और स्थानीय पुलिस बल मौजूद थे। हजारीबाग निवासी 7 लोगों के शवों का शनिवार को अलग अलग समय पर अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से कटकमसांडी प्रखंड के एक पिता और बेटे की अर्थी एक साथ उठी। इसके बाद पड़ोसी मतिया देवी का शव भी निकाला गया। तीनों शवों को एक साथ श्मशान घाट ले जाया गया। इसके अलावा हजारीबाग के नवादा निवासी अन्य मृतकों के शवों का भी अंतिम संस्कार किया गया। सभी लोग कुंभ स्नान से लौट रहे थे और 20 फरवरी को उनकी गाड़ी जौनपुर UP में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में हजारीबाग के 10 लोग सवार थे, जिनमें से 7 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। मृतकों में रंजीत यादव, आयुष यादव और मतिया देवी, कंसार, केसिया देवी, नवादा, बेबी देवी, बड़का गांव, पवन यादव, सिलवार और चालक नीतीश राणा, सलगांवा शामिल हैं। सभी लोग 16 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए हजारीबाग से प्रयागराज गए थे। केंद्र सरकार ने RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है। इस चयन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शक्तिकांत दास की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। जानकारी हो कि शक्तिकांत दास का करियर बेहद प्रभावशाली रहा है। 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी रहे दास ने दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर का पद संभाला था और पिछले साल सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में मास्टर डिग्री की थी। इसके बाद बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
पोस्ट ग्रेजुएट किया था। दास का शासन और वित्तीय मामलों में 4 दशकों का अनुभव है। साथ ही उन्होंने सरकारों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे फाइनेंस, टैक्सेशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य भी किया है। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कई अहम कदम उठाए। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 2 वर्षों तक दुनिया के शीर्ष 3 केंद्रीय बैंकरों में शामिल किया गया था और हाल ही में उन्हें A+ रेटिंग भी प्राप्त हुई है। नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल भी बढ़ा। इसके साथ ही नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वह 24 फरवरी 2025 से अपने कार्यकाल की एक और वर्षवर्धन के तहत नीति आयोग में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बिजली विभाग खिलाफ बरवाडीह प्रखंड के केचकी पंचायत के महिला व पुरुष ग्रामीणों ने भाकपा माले के तत्वावधान में प्रखंड बिजली विभाग का घेराव किया। इससे पहले ग्रामीणों ने पुराना प्रखंड कार्यालय परिसर से एक रैली निकाली। रैली में ग्रामीणों ने बीपीएल धारियों को फ्री बिजली मीटर लगाने की गारंटी करो, बिजली धारकों पर मनमानी करना बंद करो और भाकपा माले जिंदाबाद आदि नारा को बुलंद दिया। बाजार का भ्रमण करने के बाद बरवाडीह बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव कार्यक्रम में माले जिला सचिव बिरजू राम, प्रखंड सचिव कृष्णा सिंह और केचकी पंचायत सचिव लुरुक सिंह शामिल थे। इस दौरान ग्रामीणों ने सहायक अभियंता बी महतो को 3 सूत्रीय एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने तमाम बीपीएल धारियों को फ्री बिजली मीटर कनेक्शन देने, गांवों में बिजली धारकों को बेवजह परेशान नहीं करने एवं बिजली कनेक्शन के नाम पर नाजायज पैसा लेना बंद करने की मांग की। माले जिला सचिव बिरजू राम ने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पर गांवों में बीपीएल धारियों को फ्री बिजली मीटर दिया गया, लेकिन आज गरीब ठगा महसूस कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के घर में या तो फॉल्स मीटर लगा है या फिर दूसरे के नाम पर है। आज भले सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी हो, लेकिन मीटर लगाने नाम लोगों से 8 से 10 हजार रुपया ठगा जा रहा है। उन्होंने बिजली समस्याओं को दूर करने की मांग की और कहा कि नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड कमलेश सिंह, प्रखंड सचिव कृष्णा सिंह एवं किसान नेता सह केचकी पंचायत सचिव लुरुक सिंह ने भी बात की। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी व देवदांड थाना क्षेत्र के जंगलों से लकड़ियों की लगातार तस्करी होती रही है। अब इस जंगल क्षेत्र से कोयला की भी तस्करी होने लगी है। वन विभाग की टीम ने शुक्रवार की रात देवदांड थाना क्षेत्र के अगिया मोड़ के समीप से अवैध कोयला लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अगिया मोड़ के समीप वन विभाग के कर्मी नियमित गश्ती पर थे। तभी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर तिरपाल ढके ट्रेलर को लेकर तेजी से भागा जा रहा था। रुकने का इशारा करने पर चालक गाड़ी को और तेजी से भगाने लगा। पीछा करने पर चालक ट्रैक्टर को सड़क पर खड़ा कर जंगल में भाग गया। वन अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा आयकर चौराहा स्थित होटल स्टे इन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। यहां झा ने नीतीश कुमार के शासनकाल में मिथिलांचल में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में एंट्री पर भी जवाब दिया। झा ने विराम लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हैं। आगे उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़कर फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं संजय झा ने मखाना के पैकेजिंग पर भी जवाब दिया। कहा कि बोर्ड का गठन का मतलब उसका मार्केटिंग पैकेजिंग होना है। फिलहाल मखाना का पैकेजिंग बेंगलुरु कानपुर में होता है। यह धीरे धीरे इस बेल्ट को ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बिहार विकसित हो रहा है, उससे लगता है 2010 में जो रिजल्ट देखा था, उससे बड़ा रिजल्ट इस बार देखने को मिलेगा। राजद के साथ जाने के सवाल पर झा ने कहा कि राजद को पता है कि बिहार में उनका भविष्य क्या है। 2025 के चुनाव में राजद का स्कोप नहीं है, यह राजद भी जानता है।
हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लोहरदगा जिला के कुड़ू के पतराटोली स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने जा रही इंटर की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। शुक्रवार देर शाम तक जब लड़की परीक्षा देकर अपने घर नहीं लौटी और उसका फोन स्विच ऑफ मिला तो घर वालों ने शाम से खोजबीन शुरू की। पता चला कि लड़की इंटर का परीक्षा देने शुक्रवार को परीक्षा केंद्र पहुंची ही नहीं थी। इसके बाद परिजनों ने कुड़ू थाना को लिखित आवेदन देकर लड़की को खोजने का आग्रह किया। घर वालों ने पुलिस को बताया कि बीते शुक्रवार को दिन के 10 बजे ऑटो में बिठाकर एग्जाम देने भेजा था, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इसी बीच लगभग 10 बजे रात में लड़की का मोबाइल फोन ऑन होने का मैसेज आया। घर वालों ने फोन किया तो सामने से आवाज आई, लड़की बेहोशी की हालत में रांची रिंग रोड में मिली है। सामने वाले ने खुद को रांची रिंग रोड में तैनात पीसीआर वैन की पुलिस अधिकारी बताया। इसके बाद लड़की के घर वाले उसे लेने के वास्ते रांची के लिए निकल पड़े। पुलिस उसे अस्पताल ले गई है। परिजन रांची पहुंचे लेकिन बेहोश होने के कारण कुछ पता नहीं चला। पुलिस चांदनी के नॉर्मल होने का इंतजार कर रही है। राजधानी रांची में छतों पर चलने वाले 36 बार और रेस्टोरेंट यानी रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट में से 33 को बंद किया जाएगा। रांची नगर निगम की ओर से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि रांची नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले कुल 36 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही थी। शिकायत मिली थी कि सभी का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, नक्शा तक पास नहीं कराया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि महज 3 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट का नक्शा पास है और वह हर पैमाने पर खरा है। वहीं बाकी के 33 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट नियमों की धज्जियां उड़ा अपना बार चला रहे हैं। हालांकि निगम की ओर से इन 33 रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालकों को 30 दिनों की मोहलत दी गई है। इस दौरान अगर संचालक नक्शा पास करवा लेते हैं और जो भी त्रुटि है उसे दूर कर लेते हैं तो उनके बार को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं जो त्रुटियों को दूर नहीं करेगा उसका शटर परमानेंट डाउन कर दिया जाएगा। रामगढ़ जिला पुलिस ने नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। हजारों खाली बोतल के साथ साथ अलग अलग ब्रांड के हजारों विदेशी नकली शराब भी जब्त किया है। शुक्रवार रात पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ की मौजूदगी में पूरी रात छापेमारी हुई है। छापेमारी में अब तक शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त 12 अपराधियों, 2 लग्जरी गाड़ी, 1 बुलेट और 1 मालवाहक टेम्पो के साथ कई अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को जानकारी मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के गड़के में अवैध विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार 3 दिनों तक पूरी टीम अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी और अवैध रूप से एक घर में बना रहे नकली विदेशी शराब के आसपास रेकी की। गड़के में यूनिवर्सिटी के पीछे बने एक विशाल मकान में अवैध विदेशी शराब को अलग अलग ब्रांड के बोतलों में पैक कराकर सिंडिकेट बनाकर नकली शराब को बिहार भेजा जा रहा था। मौके से गिरफ्तार युवकों ने बताया कि इस कारोबार को बिहार के 5-6 लोग करवा रहे हैं जो रांची के ओरमांझी चंदवे में रहते हैं। पुलिस द्वारा जब बताए गए पते पर जाकर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवकों द्वारा नकली शराब बनाकर बिहार में महंगे दामों में बेचा जाता था। पकड़े गए नकली विदेशी शराब की कीमत लाखों की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले पर कार्रवाई करने में जुटी है। हिरासत में लिए गए लोग बिहार बंगाल के साथ साथ झारखंड के रांची, धनबाद और रामगढ़ जिले के हैं। पश्चिम बंगाल से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ गुजर रहा है। यह ट्रफ समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी है। झारखंड में कल का मौसम कैसा रहेगा, यह पूछे जाने पर मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
रांची के मौसम केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बहुत हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक बारिश लोहरदगा और जगन्नाथपुर में हुई। लोहरदगा में 0.5 मिलीमीटर और जगन्नाथपुर में 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में और सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची के नामकुम में दर्ज किया गया। सरायकेला का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और रांची का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। झारखंड के तापमान की बात करें तो राजधानी रांची का उच्चतम तापमान 1.9 डिग्री बढ़कर 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक है। यहां का न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री बढ़कर 16.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जमशेदपुर के अधिकतम तापमान में अप्रत्याशित तरीके से 6.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। यहां का उच्चतम तापमान 33.3 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। यहां का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर 17.6 डिग्री हो गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। डाल्टेनगंज में अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री बढ़कर 34.2 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री घटकर 15.7 डिग्री हो गया है, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है। बोकारो के उच्चतम तापमान में 2.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यह आज 33.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। बोकारो का न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटकर 15.1 डिग्री सेल्सियस रह गया है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। दुमका संथाल परगना के प्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की शुक्रवार को धूमधाम से शुरुआत हुई। मेला का उद्घाटन हिजला गांव के ग्राम प्रधान सुनीलाल हांसदा ने किया। दुमका में हिजला मेले के आयोजन का यह 135वां वर्ष है। इस मौके पर दुमका डीडीसी अभिजीत सिन्हा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मेले में आदिवासी समाज के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य पेश कर खुशी का इजहार किया। वहीं मेले में विभागों की ओर से कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मेले में व्यापारियों द्वारा तरह तरह की दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। दुमका शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर मयूराक्षी नदी के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह हिजला मेला कई मायनों में बेहद खास है। अगर इस मेले के आयोजन की पृष्ठभूमि की बात करें तो संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त जॉन आर कास्टेयर्स ने इस क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रशासन के करीब लाने के लिए 3 फरवरी 1990 में इस ऐतिहासिक मेले की नींव रखी थी। दरअसल महाजनों के अत्याचार और प्रशासनिक शोषण से मुक्ति के लिए भोगनाडीह गांव के सिदो कान्हू जैसे वीरों ने स्थानीय लोगों को एकत्रित कर अंग्रेजों के खिलाफ 30 जून 1955 को संथाल हूल का शंखनाद किया था। इस क्रांति के दौरान संतालों के नेता सिदो कान्हू, चांद भैरव सहित हजारों संताल सेनानियों ने अपनी शहादत दी थी, जिससे पूरा संथाल परगना आक्रोशित हो गया था। इससे क्षेत्र की शांति और प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। उस वक्त अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण चरम पर था। संथाल जनजाति का विद्रोह अंग्रेज शासन के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। इसके साथ ही संथालों और स्थानीय जनता में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति आक्रोश, घृणा और रोष काफी बढ़ गया था। ऐसे में अंग्रेजों के लिए क्षेत्र की शांति और स्थिर शासन व्यवस्था के लिए संथालों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच शांति सामंजस्य की स्थापना अति आवश्यक हो गई थी। इसलिए एक लंबे अरसे से चले आ रहे हैं इस आक्रोश को पाटने के लिए जॉन रॉबर्ट कैस्टर्स के द्वारा 3 फरवरी 1990 ईस्वी को इस मेले की शुरुआत की गई थी। जानकारों की माने तो ब्रिटिश प्रशासन मेले का आयोजन कर क्षेत्र के ग्राम प्रधान मांझी के साथ स्थानीय लोगों के बैठक आयोजित करते और विभिन्न मुद्दों विचार विमर्श करते थे। बैठक के बाद बनने वाले नियमावली को अंग्रेजों के द्वारा हिज लॉ कहा गया, जो बाद में चलकर धीरे धीरे हिजला के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इसी वजह से धीरे धीरे यह आयोजन हिजला मेला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिजला का अर्थ हिज लॉ से है। इस स्थान पर हिजला नाम से एक गांव भी बस गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। इस राज्य की आदिवासी युवा पीढ़ी को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसमें विभिन्न संस्थाओं का सहयोग काफी कारगर साबित हो सकता है। सरकार सभी के सकारात्मक सहयोग से इस राज्य को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मौका था अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बीइंग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी स्टीव लेवेंथल यूएसए से मुलाकात का। मौके पर 100 मिलियन हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन को वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से आरोहण कार्यक्रम के जरिए आदिवासी युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के साथ उनके कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों से स्टीव लेवेंथल ने अवगत कराया। स्टीव ने इस कार्यक्रम के जरिए आश्रम आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों में आए सकारात्मक बदलावों को भी सीएम के साथ साझा किया। सीएम ने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इस राज्य के आदिवासी समाज के उत्थान और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को विस्तार से जाना और उसकी सराहना की। वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन की झारखंड प्रभारी सुनीता मुंडा ने इस संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के क्रम में कहा कि यहां के आदिवासी युवाओं में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। विपरीत परिस्थितियों से भी वे लड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें थोड़ा मजबूत बनाने की जरूरत है। ऐसे में यह संस्था अपने आरोहण कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने भी कहा कि आदिवासी युवा मानसिक रूप से कैसे मजबूत हों, इसमें सरकार आपके द्वारा किए गए कार्यों का गहराई से आकलन कर आगे बढ़ेगी। आरोहण को शिक्षा के मुख्य प्रणाली से जोड़ने की जरूरत वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह संस्था आरोहण के जरिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़कर काम कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में भी आरोहण को शिक्षा के मुख्य प्रणाली में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इस दिशा में झारखंड के शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम को बिहार में आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखने के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे।